बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम सभी मगध विश्वविद्यालय के लोग धन्य हो गए कि आपकी डांट को हम लोगों ने सुना। ये बहुत बड़ी बात है कि जब किसी की डांट पड़ो कि सुन बात लीजिए है तो सफल हो जो जाता कि है। जिस ढंग से भी अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर, हम लोग धन्य हो गए। और आप लोगों की विचार से सुनकर तमाम जितने सहभागी हैं वो भी अपने जीवन में नए परिवर्तन करेंगे। और जो आपने बताया उन सबों पर हम चलने का पूरा प्रयास करेंगे विशेषता। अब इसके बाद मैं बहुत अदब के साथ अपने आदरणीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी से आग्रह करूंगा कि वो अपना व्याख्यान दें। और उनके बारे में बहुत बात नहीं कहनी है क्योंकि सभी लोग जानते हैं, परिचित हैं। सर बहुत महान हैं। हम लोगों के लिए बस इतना ही है कि सर हमारे बहुत अच्छे अभिभावक हैं। और उनके लिए अली साहब का एक कॉल है कि अच्छे लोगों का तुम्हारी जिंदगी में आना तुम्हारी किस्मत होती है और उन्हें संभाल कर रखना मगध विश्वविद्यालय का हुनर होता है। इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय कुलपति महोदय से आग्रह करूंगा कि अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। कुलपति सर। जी सर। मेरी आवाज है? जी सर, आ रही है सर, बिल्कुल। ज्ञान और मोक्ष की पावन भूमि बोध गया में स्थापित मगध विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग द्वारा आयोजित इस एक दिवसीय वेबिनार में अपने अमृत वचनों से सबको आश्वस्त करने वाले हमारे मुख्य अतिथि पद्मश्री प्रोफेसर जगमोहन सिंह राजपूत जी विशिष्ट अतिथि के रूप में बिहार सरकार के उच्च शिक्षा विभाग की निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी जी, हमारे विश्वविद्यालय के प्रतिकुलपति प्रोफेसर वीएस सिंह जी, यहाँ बीज वक्तव्य के लिए हमारे कीरूड स्पीकर आदरणीय प्रोफेसर राकेश सिंह जी, जो जयप्रकाश विश्वविद्यालय छपरा के पूर्व कुलपति हैं और एक प्रख्यात शिक्षाविद है। इसके साथ ही साथ अन्य आदरणीय वक्ताओं में प्रोफेसर अरविंद कुमार झा जी, प्रोफेसर एनपी गुप्ता जी, कमांडर भूषण दीवान जी तथा जुड़े हुए सभी सम्मानित देवियों, सज्जनों और प्रिय विद्यार्थियों, आपने बहुत ही शालीनता से मुख्य अतिथि के विचार सुने। निश्चित रूप से उनके विचार मगध विश्वविद्यालय के शिक्षकों के लिए बहुत ही मूल्यवान है, क्योंकि नई शिक्षा नीति 2020 के अवसर और चुनौतियों पर विचार करते समय जो मूल मंत्र उन्होंने दिया उसे आत्मसात करना सभी के लिए जरूरी है, क्योंकि उन्होंने यह बहुत स्पष्ट रूप से कहा कि चरित्र कैरेक्टर बिल्डिंग, चरित्र निर्माण शिक्षा के लिए आज के समय में देश दुनिया में बहुत बड़ी चुनौती है। और जिन देशों में स्कूल, कॉलेजेस और विश्वविद्यालयों में बच्चों और युवाओं को शिक्षा के माध्यम से चरित्र निर्माण की शिक्षा देने के साथ साथ ज्ञान दिया गया और विवेक के साथ उसको उपयोग करने की विधा, मोडस ऑपरेंडी बताई गई, मोडस विवेंडी बताई गई, वे देश आगे बढ़ते चले गए। इसमें उन्होंने जापान का बहुत सुंदर उदाहरण दिया।
और उन्होंने बताया कि समय का ध्यान रखना कितना जरूरी है। निश्चित रूप से मैं इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति के नाते उनसे विशेष रूप से क्षमा प्रार्थी हूँ कि टेक्नोलॉजी जो फोर्स मल्टीप्लायर का काम करती है, वह बिहार जैसे प्रदेश में जहां ऑनलाइन एजुकेशन के लिए बड़ी तेजी से प्रगति हो रही है और आज के समय में उसकी आवश्यकता भी है, उस समय प्रारंभ में कुछ कठिनाई आई, तकनीकी कठिनाई आने की वजह से समय से ये कार्यक्रम हमारे शिक्षा विभाग के लोग नहीं शुरू कर पाए, जिसके लिए हम आप सभी की सभी से क्षमा प्रार्थी है। निश्चित रूप से समय और नदी का प्रवाह किसी की प्रतीक्षा नहीं करते, इसलिए हमें समय के साँचे में जान डालते हुए अपने शिक्षक होने के कर्तव्य का समुचित निर्वहन करना होगा। प्रोफेसर राजपूत ने बहुत व्यापक रूप से ये बताया कि आज का जो समय है बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसलिए समय की धार को, उसके प्रवाह को पहचानते हुए नई शिक्षा नीति में जो तंत्र है, उसके तंत्र के साथ ही साथ जो तत्व है, जो अमृत तत्व है, वह हमें प्राप्त करना होगा, हासिल करना होगा और मात्र ज्ञान प्राप्त करने से काम नहीं चलता। आज तो ज्ञान का युग है ही, ज्ञान के युग में विवेक के साथ जो समाज और देश दुनिया की समस्याएं हैं, उन समस्याओं के समाधान के लिए इस नए शिक्षा नीति में हमें गुणवत्ता से परिपूर्ण, गुणवत्ता से संपन्न तत्वों की तलाश करनी और यह काम तभी संभव है जब प्रारंभ से लेकर के अंत तक शिक्षा के लिए उन्होंने लाइफ लॉन्ग लर्निंग की बात की और जो बुनियादी शिक्षा है, गांधी का एक नई तालीम का भी उदाहरण देते हुए जो एक्सपेरिमेंटल लर्निंग की बातें थी, उसको भी अपने ढंग से परिभाषित करते हुए उन्होंने यह बात बतलाई कि बहुत जरूरी है कि हम सर्वभूत हिते रता, हमारा ज्ञान इतना विवेक दे, धीर विवेक दे कि हम सभी प्राणियों के कल्याण के लिए उस कार की जो छाती है, जो तत्व है, जो हम नई शिक्षा नीति में देख रहे हैं, उसका प्रयोग करें। निश्चित रूप से नई शिक्षा नीति में भारतीय संस्कृति, परंपरा और उदात्त जीवन मूल्यों के समावेशी स्वरूप को आप अनुभव कर सकते हैं, लेकिन इस अनुभव को आप व्यवहार में जब तक नहीं लाते हैं, क्रियान्वित नहीं करते हैं, तब तक इस शिक्षा से, इस नीति से आप सर्वभूत हिते रता की जो हमारी उदात्त परंपरा है, उसका पालन नहीं कर पाएंगे। सभी प्राणियों के हित के चिंतन का कार्य संपन्न नहीं कर पाएंगे। निश्चित रूप से इन बातों का हमें महत्व समझना चाहिए। चरित्र निर्माण पर उन्होंने बहुत अधिक बल दिया और साथ ही साथ उन्होंने इस तथ्य को भी आज रेखांकित करने की आवश्यकता है भी कि भारत की जो ज्ञान परंपरा है, जो संस्कृति है और उसके साथ साथ जो उदात्त जीवन मूल्य है, खास तरह से तौर से भगत
जहाँ सिद्धार्थ गौतम बुद्ध बने उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और इस ज्ञान से उन्होंने सारी दुनिया को आलोकित किया। लेकिन सबसे पहले उन्होंने आप दीपो भाव की आवाज बुलंद की, अपना दीपक खुद बनो, अपने को खुद आलोकित करो। और यह आलोक अंदर अंतः चेतना के विस्तार से, कॉन्शियसनेस से, अंतः चेतना का विस्तार हो, संस्कृत की समझ हो, ऐसा चरित्र हो जिससे उस समझ के आधार पर व्यवहार कर सके दैनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय और वैश्विक परिवेश में भी हम दुनिया के हित के लिए इस प्रकार की सोच रखें तो निश्चित रूप से हमारी शिक्षा व्यवस्था सार्थक होगी। उन्होंने शिक्षा में खासतौर से जो नई शिक्षा नीति है इसमें गतिशीलता के तत्वों को, समावेशी तत्वों को तलाशने की बात है। निश्चित रूप से जब तक हमारी सोच में समाज के सर्वांगीण विकास, समावेशी विकास की चेतना नहीं होगी तब तक हम शिक्षा नीति भी बढ़ाने और उसको समझ यदि सफल न हो तो हमारा सारा प्रयत्न विफल जाएगा। आखिर नीति होती क्या है? नीति लक्ष्य प्राप्ति के लिए निर्णयों का ही तो एक समुच्चय है और डिसीजन को ही आप कहते हैं जिससे कि आप लक्ष्य प्राप्ति की दिशा में बढ़ रहे थे। आप देखें कि इस समय दुनिया स्ट्रेटेजिक और इस समय दुनिया सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए बहुत तरह की रणनीतियों को अपनाने का प्रयास कर रही है। भारत भी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 17 नीतियां हैं उनमें जो गोल नंबर 4 है, चौथा लक्ष्य जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण लक्ष्य है और उस लक्ष्य में आप पाएंगे कि 2030 तक हम अपने सभी बच्चों को, बच्चे बच्चियों को प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन तक सबको शिक्षित कर दे। यह हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौती है और कोई अवसर से वंचित न रह जाए, शिक्षा प्राप्त करने के अवसर से वंचित न हो जाए। जो वंचित वर्ग के विद्यार्थी हैं या बच्चे हैं वे समान अवसर पाए और साथ ही साथ हम ये सुनिश्चित कर ले कि जो इस समय समेकित विकास के लिए, संपोषणीय विकास के लिए दुनिया में प्रयत्न हो रहा है, जिसके लिए भारत भी प्रयत्नशील है। उसमें उच्च शिक्षा नीति में साफ साफ कहा गया है कि 2030 तक हम अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन को इस तरह से व्यवस्थित करें कि ये सारे लक्ष्य प्राप्त हो जाए और इसके लिए हमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने की जरूरत है। इसीलिए साफ साफ इसमें ये कहा गया है कि हम जो 5+3+3+4 का जो यह बोर्ड या फॉर्मेट अख्तियार किए हैं, जो पहले 10+2 का था, वह इसमें देखें आयु का भी विस्तार कर दिया गया है। जहाँ पहले 6 से 14 का था, अब इसमें आपका 3 से लेकर के 18 तक। तो उद्देश्य यही है कि सबको शिक्षा मिल जाए और हमारे पास जो कुछ ऐसी योजनाएं हैं जैसे सर्व शिक्षा अभियान है और राइट टू एजुकेशन का जो हमने एक्ट पास किया है, जो व्यवस्था हमने बनाई है,
उससे हमको इस दिशा में बढ़ने के लिए सुगमता मिले। और साथ ही साथ हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि जब बच्चे शिक्षित हो रहे हो तो वे फूड इनसिक्योरिटी या खाद्य असुरक्षा के शिकार न हो, किसी प्रकार की हिंसा के शिकार न हो, और साथ ही साथ लैंगिक असमानता के शिकार न हो। क्योंकि आज देखेंगे कि ये सब इस समय अपने देश में बड़ी चुनौतियां हैं, और इंक्लूसिव डेवलपमेंट के लिए, समावेशी विकास के लिए या समुन्नति के लिए बहुत जरूरी है कि ये बातें समझी जाए। और जो सबसे नीचे के पायदान पर बैठा है या पड़ा हुआ है, उसकी उन्नति के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए यह समानता और समता तथा संपन्नता का भाव लाने के लिए उच्च शिक्षा में जो तत्व दिए गए हैं उसको तराशना होगा। सिर्फ तंत्र से काम नहीं चलेगा। वस्तुतः हमारा संविधान जो फेडरल और यूनिटरी दोनों है, उसमें आपको यह तलाशना होगा कि किस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकारें मिल करके अपना जो तंत्र है उसको गतिशील बनाए। और शिक्षा पर आप देखें, बहुत पहले से हम कह रहे हैं कि लगभग 6ठे दशक से कह रहे हैं कि हम शिक्षा पर 6% खर्च करें जीडीपी का, तो हम राष्ट्र के लिए बहुत ही उपयोगी मानव जनशक्ति विकसित कर सकते हैं और समता और संपन्नता का स्वप्न साकार कर सकते हैं। भारत में चरित्र निर्माण कर सकते हैं, या आप कह सकते हैं चरित्रवान नागरिक बना सकते हैं। ये सारे जो उदात्त तत्व है और जिसके बिना संतोषणीय विकास का स्वप्न भारत 21वीं सदी में पूरा नहीं कर सकता, उन तमाम बातों को सूत्र वाक्य में समझ मैं यहाँ इस बिंदु पर आपसे शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि हमें समता और संपन्नता दोनों के तत्व तलाशने होंगे इस नीति में, और वह भी भारतीय परंपरा और संस्कृति के आलोड़न विलोड़न के साथ। मैं ये देख रहा हूँ, मैंने अनुभव किया है कि जो हमारी शिक्षा में या पिछली जो शिक्षा नीतियां थी, चाहे वो 68 में हो, चाहे 86 में हो, चाहे इधर 1992 में जो एक्शन प्लान हमने शिक्षा के लिए तय किया, उन सब में बहुत सारी कमियां रह गई। और उन कमियों के रहते हुए वो ही नहीं कि 21वीं सदी में भारत को संपन्नता और संपन्नता के स्तर पर आप शिक्षित प्रशिक्षित करके जो कल्याण का भाव है वह देश निश्चित रूप से इसके लिए बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। इसीलिए हमें 2030 तक सभी लड़के लड़कियों को कंप्लीट प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन देना है। इक्वल अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए क्वालिटी एजुकेशन के लिए, टेक्निकल और वोकेशनल एजुकेशन के लिए, साथ ही साथ विश्वविद्यालय शिक्षा के लिए अवसर मिलना चाहिए। इससे बहुत सारा पॉलिसी इंटरवेंशन हमें करना होगा। क्योंकि आप देखें कि बिना नीति परक हस्तक्षेप के, बिना कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को अपनाए, केंद्र और राज्य सरकार जो शिक्षा संवर्ती सूची में है उसमें ऐसे तत्वों को तलाश करने की जो आज हमारी चुनौती है उसको समझाना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। निश्चित रूप से उच्च शिक्षा नीति ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन तमाम तत्वों को अपनी
भारतीय संस्कृति परंपरा और उदात्त जीवन तत्वों को संभालते हुए, सहेजते हुए, वर्तमान से जोड़ते हुए भविष्य की जो भावी पीढ़ी की जो चुनौतियां हैं उनसे बिना कोई समझौता किए हुए हम आज क्या कर सकते हैं इस उच्च शिक्षा नीति के माध्यम से, इसके लिए हमें बार बार हमारे तंत्र को अर्थात केंद्र और राज्य सरकार ने जो उच्च शिक्षा नीति बनाई है उसको लागू किए जाने के लिए पॉलिसी इंटरवेंशन करने होंगे। सार्थक पॉलिसी इंटरवेंशन या सार्थक नीतिगत हस्तक्षेप करके निश्चित रूप से भारत प्राइमरी एजुकेशन या आप कह सकते हैं कि बुनियादी शिक्षा से लेकर के आगे सेकेंडरी एजुकेशन और हायर एजुकेशन जिसमें स्नातक कक्षा स्नातक में 4 वर्षीय व्यवस्था की गई है और उसमें मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच अपनाने के लिए बहु इसलिए मतलब विषयों का बंधन नहीं है, विषयों का बंधन इसलिए नहीं है क्योंकि ज्ञान आज एक उद्योग बन चुका है। ज्ञान का सृजन, संचय और विस्तार करने के लिए हम यदि अपनी पुरातन पंथी व्यवस्था और परंपरा को पकड़ के बैठे रहेंगे तो सफलता हासिल नहीं होगी। इसलिए बदलते हुए समय में हमें ज्ञान को प्राप्त करने के लिए, ज्ञान की सृजन, संचय और विस्तार के लिए विवेक से काम लेना होगा। आज कोविड-19 के पीरियड में ऑनलाइन टीचिंग लर्निंग की आवश्यकता इसलिए हमारे पीजी का भी हम देश बता में दुनिया में महसूस की जा रही है क्योंकि बिना इसके संभव नहीं है। निश्चित रूप से आने वाले समय में ध्रुवीय स्तर पर, भूमंडलीय स्तर पर ज्ञान के सृजन, संचय और विस्तार के लिए ऑनलाइन एजुकेशन या इसकी जो लर्निंग की, शोध की, ज्ञान की तलाश की बहुत बड़ी चुनौती हमारे सामने है। लेकिन इसके लिए हमें अपने लिए ऐसी मोडस ऑपरेंडी, मोडस विवेंडी विकसित करनी होगी, ऐसी क्रियाशीलता और कार्य प्रणाली विकसित करनी होगी जिसमें समेकन भी हो, गतिशीलता भी हो और साथ ही साथ दीर्घशील विवेक देने वाली ऐसी संजीवनी शक्ति छिपी हो जिसको कि अब इस नीति में जगह जगह प्राइमरी, सेकेंडरी और उच्च शिक्षा के स्तर पर देखते हैं। इसमें आप देखें कि भाषा को भी एक बड़ा बल मिला हुआ है। निश्चित रूप से जो मातृभाषा है, मातृभाषा में अगर आप सीखते हैं या क्षेत्रीय भाषा में सीखते हैं तो ऐसा देखा गया है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में सीखने वाले बच्चे 5 साल बहुत होता है, उसमें जो ज्ञान की ललक या जिज्ञासा उनमें पैदा होती है वह आगे चल करके जो परिपक्व रूप में और प्रस्फुटित होती है और जो दूसरी भाषाएं उनको भी सीखने की ललक, जिज्ञासा उनकी बढ़ती है और वो देश दुनिया में अपनी प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए जागरूक हो जाते हैं। ज्ञान की विभिन्न शाखाओं में, प्रशाखाओं में वो खुद अपने जुड़ते चले जाते हैं और वहां पर उनको बहुत कुछ सीखने को, अर्जित करने को मिलता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो मल्टी लिंगुअल प्लेटफॉर्म जो है नई शिक्षा नीति दे रही है, मातृभाषा और प्रादेशिक भाषाओं के माध्यम से लर्नर्स को सीखने के लिए, ज्ञान को समझने के लिए, ज्ञान को हासिल करने के लिए वह बहुत बड़ा कारगर है। उसको आप साधारण अर्थों में, लेकिन ध्यान रखें कि मातृभाषा में और क्षेत्रीय भाषा में सीखने से या ज्ञान हासिल करने से कुछ और चीजें हासिल होती, बहुत कुछ आप
क्षेत्रीय संस्कृति और परंपरा और जो अपनी लेगेसी है उसके बारे में भी जानकारी उसका उपयोग जीवन में, जीवन के दूसरे क्षेत्रों में ऐसा विद्यार्थी जब आगे बढ़ता है तो लाभ उसे मिलता है। जिस रोजगार में, जिस क्षेत्र में जाता है उसको इसका लाभ मिलता है, क्योंकि अपनी जड़ों से जुड़ा रहना बहुत जरूरी होता है और भाषा इसमें बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इसलिए मेरी दृष्टि में, मेरी विनम्र दृष्टि में, इसमें भाषा के स्तर पर जो प्रबलन, जो रीइंफोर्समेंट नई शिक्षा नीति करती है वह बेजोड़ है, बहुत ही उपयोगी है। उसका लाभ सब भारतीयों को लेना चाहिए और क्षेत्रीय संस्कृति, साहित्य, संगीत, कला और आदि जितना भी विविध हमारा हमारी जो छाती है उसको सजोने का आपको इसमें अवसर मिल सकता है। इसलिए समाज बनाने के लिए भाषा की जो भूमिका है, राष्ट्र बनाने के लिए जो भाषा की भूमिका है और दुनिया में अपने प्रभाव को, अपने सम्मान को, गौरव को बढ़ाने में भाषा जो रोल अदा कर सकती है उसको हमें नहीं भूलना चाहिए। और भारत तो एक ऐसा ही बहुभाषाई, बहुधर्मी और बहुजातीय समुदाय वाला देश है जिसमें इस प्रकार की जरूरत को नकारा नहीं जा सकता। ध्यान रखें कि जहां हम अपनी शिक्षा नीति में सबको समान अवसर देने के ऊपर बल दे रहे हैं, क्वालिटी के स्तर पर बल दे रहे हैं, तकनीकी और वोकेशनल शिक्षा के लिए भी आप देखिए प्रारंभ से लेकर के उच्च शिक्षा तक बहुत सारे अवसर है। सेकेंडरी लेवल पर, सेकेंडरी स्कूल के लेवल पर ही आप देखें कि जो बच्चा सेकेंडरी स्टेज पे इन विषयों का अध्ययन करेगा वहां कहा गया है कि सेकेंडरी स्कूल में दी जाने वाली शिक्षा को आईआईटी या दूसरे पॉलिटेक्निक्स और तकनीकी इंस्टीट्यूशंस में दी जाने वाली रोजगार पर वोकेशनल शिक्षा से जोड़ा जाएगा। तो आप अंदाज लगाएं कि इंटरमीडिएट तक आते आते अगर हम 2030 तक ये सब कार्य पूर्ण कर लेते हैं नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित करते हुए, तो आप सोचिए कितना बड़ा गोल, कितना बड़ा लक्ष्य पूर्ण कर लेंगे। यह साधारण चुनौती नहीं है, यह अपहिल टास्क है। लेकिन निश्चित रूप से यह शिक्षा नीति, जैसा कि हमारे आदरणीय प्राइम मिनिस्टर जी ने अभी हाल में ये कहा था कि यह शिक्षा व्यवस्था हमें रोजगार सीकर्स नहीं बल्कि रोजगार प्रोड्यूसर्स पैदा करने के लिए या रोजगार पैदा करने वाले लोग से तैयार होते, रोजगार तलाश करने वाले लोगों की अपेक्षा यदि हम रोजगार पैदा करने वाले लोगों को अपनी शिक्षा व्यवस्था के माध्यम से तैयार करते हैं तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 21वीं सदी का भारत आगे कैसा होगा। लेकिन वे सभी चरित्रवान, जैसा कि बहुत व्यापक रूप से कैरेक्टर बिल्डिंग पर हाथ देते हुए हमारे मुख्य अतिथि राजपूत जी ने बहुत विस्तार से उन बातों को बताया और इसके लिए हमें देखना होगा कि जो कुछ विपर्याय, जो कुछ हमारी कमियां पहले रही हमारी शिक्षा व्यवस्था की और जो कुछ अंग्रेजों ने हमको डीलिंक करके इंडिया को इंडिया से ही डीलिंक कर दिया अपने अंग्रेजी व्यवस्था के माध्यम से। मैं अंग्रेजी का विरोध करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, हमारे यहाँ यह नई शिक्षा नीति में भी ये बात साफ तय की गई है कि मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा के अपनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी अन्य भाषा को बिलिटिल किया जाए, क्योंकि आगे चल करके
दूसरी भाषाओं की, विदेशी भाषाओं की भी, जिसमें अंग्रेजी एक प्रमुख भाषा है, विशेष आवश्यकता पड़ रही है या पड़ेगी। आप देखें यूपीएससी का 2019 का जो रिजल्ट निकला है उसमें 97% सफल कैंडिडेट्स है वे हैं जो अंग्रेजी के माध्यम से परीक्षा दिए और साक्षात्कार हुआ, और मात्र 3% जो है ऐसे थे जो कि हिंदी या दूसरी भाषाओं के माध्यम से। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि हमारी नई शिक्षा नीति कितनी व्यापक और समेकित है। एक ओर तो यह कहा जा रहा है कि हम मातृभाषा में या अपनी भाषा में अपने बच्चों को शिक्षित और दीक्षित करेंगे, प्राइमरी एजुकेशन से लेकर के शोध के स्तर तक, और साथ ही साथ ये भी कह रहे हैं कि हम किसी लैंग्वेज को रोका नहीं करेंगे, उसको रोकेंगे, क्योंकि ये दुनिया जो है एक दूसरे को आज लिंक करने में लगी। वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हुए संतराचूर ने इस बात को बड़े सुंदर शब्दों में कहा। आप जानते हैं कि पूरा जो है वो श्लोक है वो ये है, अयम निज परो हेति गणदा लघु चेतसा उदार चरिताराम तू वसुधैव कुटुंबकम। यह मेरा है, यह तेरा है, यह छोटे चरित्र वाले लोगों के लिए, लघु चरित्र वाले लोगों की, और यह उच्च शिक्षा नीति हमारे लघु चरित्र या छोटे चरित्र बनाने वाले बच्चों को तैयार कर देती, प्रेरणा नहीं देती। हमारी नई शिक्षा नीति ऐसे चरित्रवान लोगों को तैयार करने की शिक्षा नीति के बारे में बल दे रही है, जो गुण संपन्न हो, जिनमें धीर क्षीर विवेक हो, क्या सही है क्या गलत है, किस ज्ञान से समाज का, राष्ट्र का, दुनिया का हित हो सकता है, तभी प्राणियों के हित में रत रहने की परंपरा का, श्रृंखला का सृजन होगा, विस्तार होगा। इस तरह के चरित्रवान लोगों के लिए हमें सोचना होगा। इस तरह की शिक्षा की व्यवस्था हमें करनी है, इसलिए इन बिंदुओं को हमें उसमें ध्यान देखना होगा। मेरी एक कविता भी है इस बात पर कि हम विश्व गुरु कैसे थे। विश्व गुरु तभी थे जबकि हमारे अंदर ज्ञान की परंपरा को, अपनी संस्कृति और अपनी चेतना के विस्तार के साथ जोड़ने और समाज के लिए उपयोगी बनाने की जिजीविषा थी हमारे अंदर। आज देखिए मनुष्य की जीवन, उसकी जीविका और जिजीविषा, तीनों के सामने बहुत सारी चुनौतियां हैं, और यह नई शिक्षा नीति 2020 और बच्चे को यदि उसे जो तत्व समाहित है उसे ठीक से शिक्षा के माध्यम से, क्रियान्वयन के माध्यम से उसे उस तक पहुंचा दिया जाए, उसमें विकसित करके भर दिया जाए, इसके लिए उसे जिज्ञासु बना दिया जाए। तो जिज्ञासु बच्चा तो खुद भी बहुत सीखता है। क्लासरूम टीचिंग या ऑनलाइन शिक्षा से कहीं ज्यादा रोल शिक्षक का यह हो सकता है कि वह अपने विद्यार्थी को अधिक से अधिक ज्ञान के पास बना दे, विवेक के प्रति जिज्ञासा पैदा कर दे, और यह असीमित हो सकती है जिज्ञासा। इसलिए हमें, जैसा कि प्रोफेसर राजपूत जी ने कहा, निश्चित रूप से उन सोपानों पर ध्यान देना पड़ेगा और उसके लिए चेष्टा करनी होगी जिसको उन्होंने अध्ययन, वर्णन, चिंतन और उपयोग के रास्ते रेखांकित किया। उन्होंने इसमें कोठारी कमीशन से लेकर के 1986 और 1992 ये जो एक्शन प्लान जो है शिक्षा नीति समय जो
भरी थी, तो उसको लागू करने का हम लोग प्रयास कर रहे थे। जो चैलेंजेस हमारे सामने थे उनको उन पर भरण करने की, उनका भरण करने के लिए उनका अध्ययन करने की जरूरत है। इसी तरह से जो नई शिक्षा नीति 2020 है, इसकी मंजूरी, इसको स्वीकृत किया है केंद्र सरकार ने, इसको निश्चित रूप से केंद्र और राज्य सरकारों का जो तंत्र है वह लागू करे, और साथ ही साथ अब जो शिक्षा से जुड़े हुए लोग हैं उसकी बारीकियों को समझे, उसका अध्ययन करें, उस पर मनन चिंतन करें, और फिर कैसे इस नीति को व्यवहार में क्रियान्वित, व्यवहार में लाया जाए, इसके लिए अपना योगदान दे। क्योंकि समाज की भूमिका को स्टेक होल्डर के रूप में नजरअंदाज, नीतियां तो बनती रहती है, आया राम गया राम की परंपरा भी चलती रहेगी, सरकारें आती जाती रहेगी, लेकिन यह जो नई शिक्षा नीति 2020 है इसमें निश्चित रूप से हमें सर्वांगीण विकास की अकूत संभावनाएं दिखती है, और उन संभावनाओं को यथार्थ में बदलने के लिए शिक्षक, शिक्षार्थी और समाज तथा ये नियामक तंत्र जो इससे जुड़े हैं या जुड़े होंगे आगे समय में, उन सबको अपनी अहम भूमिका निभानी होगी। शोध के संदर्भ में भी देखें, एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन की बात की गई है। निश्चित रूप से आज के समय में मौलिक रिसर्च बहुत कम हो रहा है, और जो कुछ ज्ञान का आदान प्रदान हो रहा है शोध के स्तर पर, उसमें भी अनुभव किया जा रहा है कि अप्लाइड रिसर्च के फील्ड में भारत जैसे देश में बहुत सारी चुनौतियां हैं। हमारी रिसर्चेज बाहर लीस्ट कोटेड है, इसलिए हमें उन देशों, चीन जैसे देश से सबक लेना चाहिए, जापान से सबक लेना चाहिए। क्या किया उन्होंने, कैसे उन्होंने परिवर्तन उपस्थित किए, और क्या परिवर्तन हम कर सकते हैं। इसलिए हमें उन बिंदुओं पर ध्यान देना होगा जो इस अवसर पर जरूरी है। शोध में गुणवत्ता बहुत जरूरी है। शोध के लिए जो कस्तूरीरंगन कमेटी ने विभिन्न बातों को आज के समय की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कहा है, निश्चित रूप से आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का जमाना है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के अभिनव अनुप्रयोग या एप्लीकेशंस यत्र तत्र सर्वत्र, सामाजिक जीवन से लेकर के रक्षा क्षेत्र के लिए तक, सागर की गहराई से लेकर के अंतरिक्ष की ऊंचाई तक जहां हम पहुंच रहे हैं वहां इसका प्रभाव दिखाई पड़ता है। इसलिए हमें शोध की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देना होगा। एमफिल को इसमें खत्म करने की बात कही गई। 4 साल की जो स्नातक शिक्षा, उसमें चौथे साल शोध की बात कही गई। तो शोध के इनपुट्स चौथे साल यदि समाहित हो जाएंगे तो आगे चल करके पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पर और उसके आगे शोध में जो हमारे विद्यार्थी आएंगे, निश्चित रूप से ये मौलिक ज्ञान के साथ ही साथ जो पहले से एग्जिस्टिंग के सिद्धांत है या जो थियरीज है, जो आंकड़े हैं, उनका भी ऐसा व्यावहारिक और उपयोगी विश्लेषण जरूर करेंगे शोध के रूप में जो समाज के लिए उपयोगी होगा, जिसका एक पब्लिक डिफेंस हो। क्योंकि आज बहुत सारे रिसर्चेज भारत में ऐसी जरूर हुई है, चाहे वो ह्यूमैनिटीज हो, सोशल साइंसेज हो या साइंसेज हो, जिनका व्यापक पब्लिक डिफेंस नहीं है, जनता के हित में उनकी उपयोगिता नहीं है। बहुत सारा प्रेषण हो रहा है, पीसे हुए को अब पीस रहे हैं, वही आटा बार बार पीस रहे हैं,
ये सब रोकने के लिए भी यह नेशनल रिसर्च फाउंडेशन काम करेगा। प्लेगरिज्म को रोका जा सकता है और एक हायर एजुकेशन में एक रेगुलेटर होगा, यह भी एक बड़ी बात होगी। कई मैं उच्च शिक्षा नीति के तंत्र पर कम बोलना चाहता हूँ, क्योंकि वह तो आपको वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। उसको कैसे अनुप्रयोग में लाया जाए, क्या बहुत जरूरी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर 6% तो बहुत पहले से कहा जा रहा है कि हम 6% अपने ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का यदि खर्च करें शिक्षा पर, तो भारत में बहुत सारी हालात परिवर्तित हो जाएगी। आमूल चूल शिक्षा का जो ढांचा है वो बदल जाएगा और एक सर्वगुण संपन्न मानव जनशक्ति का पोषण करने में, विकसित करने में हम सफल होंगे, जो आगे चल करके भारतीय समाज और भारत राष्ट्र के साथ साथ देश दुनिया में भारत के सम्मान को बढ़ाने के लिए जो भारतीय शिक्षा व्यवस्था है उसको, भारतीय शिक्षा व्यवस्था को दुनिया के स्तर पर मान्यता दिलाने में एक हब का काम करेगी। एक प्रकार से भारत शिक्षा का एक हब हो जाएगा और दुनिया के दूसरे विश्वविद्यालय भी ऐसी परिस्थिति में हमारी उस गौरवशाली परंपरा को याद करके, नालंदा और तक्षशिला वाली परंपरा को याद करके भारत से जुड़ने में कोई संकोच नहीं करेगा। आज की जो पर्याय है, जो लिमिटेशंस है, उनको एक क्षण के लिए आप अलग रख दें तो आप क्या देखेंगे कि नई शिक्षा नीति को लागू करने के लिए प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग के स्तर पर, इसको हम पीपीपी कहते हैं, नियोजन या योजनाएं बनाने से लेकर प्रोग्राम बनाना और साथ ही साथ बजट करना। इसके लिए 2030 तक जो लक्ष्य रखा गया है, और मुझे पूरा विश्वास है यदि योजनाबद्ध तरीके से प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बजटिंग करते हुए नई शिक्षा नीति को क्रियान्वित किया गया और सर्वगुण संपन्न मानव जनशक्ति विकसित करने की जो हमारी लालसा है उसमें हमने कोई कोताही नहीं बरती, तो निश्चित रूप से हम अपनी आवश्यकताओं की जो वर्तमान की जो स्थिति है उसको सुधारने में, सुदृढ़ करने में, या ये कहें कि आज का जो सरोकार है भारत का, क्योंकि महात्मा गांधी ने सपना देखा था, जो गरीबों की मुस्कान में ईश्वर के अध्यात्म को देखते, ईश्वरीय अध्यात्म को देखते थे। भारतीय उदार तत्वों के लिए दुनिया में भारत जाना जाता है। करुण की आवाज आज सुनी जानी चाहिए। इस आवाज को जो भारत की भूमि से बुलंद होना चाहिए, खासतौर से मगध की भूमि से बुलंद होना चाहिए, क्योंकि यह महात्मा बुद्ध की भूमि है और जिन्होंने यहाँ ज्ञान प्राप्त करते हुए यह विचार किया था कि किस प्रकार से करुणा, दया, त्याग, प्रेम, बंधुत्व प्राणी मात्र के साथ, क्योंकि आज हम जो है ये भूलते जा रहे हैं। सबकी आवश्यकता है, स्त्रियों को समझने की आवश्यकता है और अपने अंदर, अपने जहन में उतारने की आवश्यकता है। इसके लिए जो है हम अपने को जोड़े और साथ ही साथ दूसरों को भी प्रेरित करें। निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति है उसकी वर्तमान में विभिन्न स्तरों पर विचार विमर्श करके, उसका अध्ययन करके उस पर मनन चिंतन हो रहा है और कैसे इसको उपयोगी बनाया जाए, इसके लिए बहुत सारे प्रयास अभी भविष्य के गर्भ में है। लेकिन मेरा अपना निश्चित बात है, दृढ़तापूर्वक यह बात मैं कहना चाहूंगा कि
स्वतंत्र भारत के 73 वर्षों के इतिहास में बहुत, ये पूरी यात्रा में मनुष्य या मनुष्यता को तलाशने की जो हमें चेष्टा करनी चाहिए, उसमें हम जहां जहां फिसलते रहे हैं उन फिसलन से बच करके, उन तमाम तरह की स्लिपरी बिंदुओं से, रास्तों से हट करके कैसे हम नए रास्ते बनाए और उस नए रास्तों पर चलते हुए 21वीं सदी के भारत को सर्वांगीण संपोषणीय विकास का मार्ग दे करके दुनिया के राष्ट्रों के बीच सम्मानजनक स्थान दिलाने में सफल हो, ये तत्व इसमें समाहित है। अर्थात मुझे यह मानने में कोई संकोच नहीं करना चाहिए, हमें यह मानने में कोई संकोच नहीं चाहिए। शिक्षा नीति में विगत 4-5 वर्षों में जो बहुत सारे 4 वर्ष के बाद लगभग 2.5 लाख लोगों की क्वेरीज का समाधान समावेशित करते हुए तो यह समावेशी गतिशील शिक्षा नीति 2020 घोषित होकर के मान्य हुई है, स्वीकृत हुई है, उसको क्रियान्वित किया जाना चाहिए, जिससे भारत में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके हितों की रक्षा हो। और संघीय उच्च शिक्षा नीति, इस चाहे उच्च शिक्षा नीति को लागू करने में आने वाली बाधाएं हो, जो ऑब्स्टिकल्स हो, उदाहरण के लिए जो लैंगिक क्षमता है या जो विभिन्न स्तरों पर हमारे यहाँ समता और संपन्नता लाने के मार्ग में बाधाएं हैं, सामाजिक और आर्थिक, उन सबको दूर करने के लिए बहुत से सूत्र तलाशे जा सकते हैं, बहुत सारे तत्व तलाशे जा सकते हैं। इसलिए मुझे ये लगता है कि यह बहुत ही, यह आदर्श रूप में भी और नैतिक रूप में अब भारतीयों को इस नई शिक्षा नीति में निहित और विहित तमाम तत्वों को अंगीकार करते हुए उनके प्रति समझ पैदा करें, क्योंकि समझ सिर्फ नीति या निर्णयों के समुच्चय के प्रति अगर सीमित रही तो हम अपना कार्य पूर्ण नहीं कर पाएंगे। यह एक बहुत लंबी यात्रा है। अभी 2030 तक पहुंचते और आगे बढ़ते हुए हमें बहुत सारी चुनौतियां नई ही उत्पन्न हो सकती है, आंतरिक और बाह्य दोनों। तो इसलिए बाहर से आरोपित होने वाली चुनौतियों, चाहे वो युद्ध की चुनौतियां हो या शांति की स्थापना की चुनौतियां हो, उसके लिए भी हमें अपनी इस नई शिक्षा नीति में खासतौर से शोध के स्तर पर विज्ञान, प्रौद्योगिकी और ह्यूमैनिटीज और सोशल साइंसेज के सभी ज्ञान विज्ञान की शाखाओं को इसीलिए जोड़ने की बात कही जा रही है, क्योंकि ज्ञान को विज्ञान से विभाजित करके आज आप देखेंगे तो मानवता की रक्षा नहीं होगी, तब शांति की स्थापना नहीं होगी, तब संपोषणीय विकास दुनिया में नहीं होगा। और जो 17 जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में इनको आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आप वास्तव में इनको प्राप्त करना चाहते हैं और अपनी भूमिका का निर्वहन भारत करना चाहता है, तो इन तत्वों को हम अपनी इस शिक्षा नीति के माध्यम से ग्रहण कर सकते हैं, आत्मसात कर सकते हैं। और निश्चित रूप से हमें यह मानना चाहिए कि अच्छे विचार मनन चिंतन के माध्यम से, विमर्श के माध्यम से कहीं से भी आए, हमें ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यह तो हमारी परंपरा और संस्कृति में ही है। आनो भद्रा कृतो जंतु विश्वता, लेट ऑल नोबल आइडियाज कम फ्रॉम ऑल साइड्स। सभी दिशाओं से
भद्र या कल्याणकारी आए और इससे जब हम सभी इसमें नई शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में विचार विमर्श कर रहे हैं तो खुले मन से बिना कोई पूर्वाग्रह के विचार करते हुए तो इसके उदात्त और समेकित पक्ष है, गतिशील पक्ष है, उनको जितनी शीघ्र हो सके लागू किए जाने के लिए क्या रणनीतियां होनी चाहिए, उन रणनीतियों पर शोध होने चाहिए। ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज में, साइंस और टेक्नोलॉजी के, तब तो हम कुछ कर पाएंगे। और सरकार का काम है कि प्लानिंग, प्रोग्रामिंग और बजटिंग के स्तर पर वो देखे कि उसका तंत्र कैसा है, वह तंत्र शिथिल रहकर पढ़ने पाए। और अगर उच्च शिक्षा में उन तमाम व्यापक मूल्यों को, चेतना के तत्वों को समाहित करते हुए युवा जनशक्ति संचित की गई, विकसित की गई, तो 21वीं सदी का भारत निश्चित रूप से दुनिया का मार्ग, वो मार्ग दिखाने वाले बनेगा, दुनिया को रास्ता दिखाने वाले बनेगा, सबसे आगे होगा। इसमें बहुत सारे और विचारवान लोगों का विचार हमें सुनना है, उसका उपयोग करना है। इसलिए मैं अपनी वाणी को ही विराम देता हूँ और मैं खास तौर से अपने मुख्य अतिथि और अपने विशिष्ट अतिथि मैं डॉक्टर राजपूत साहब का, डॉक्टर रेखा कुमारी जी का, प्रोफेसर सिंह जी का आभारी हूँ कि उन्होंने इतनी ज्ञानवर्धक और विवेक संबद्ध बातें हम लोगों को बताई, शेयर किया। अब तक का मार्ग प्रशस्त हुआ नई शिक्षा नीति को समझने के लिए। उस समय नया संबल भी मिला और उस पाठ्य या संबल से निश्चित रूप से हम और कुछ लिखने, पढ़ने और समझने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और बधाई देता हूँ हमारे सभी शिक्षा विभाग के, मतलब के डिस्टेंस एजुकेशन जो लाइफ लॉन्ग लर्निंग के मार्ग को प्रस्तुत कर रहे हैं, उनके सभी सहयोगियों को जिन्होंने इस प्रकार का वेबिनार आयोजित किया। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी हम सभी आदर माननीय कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बातों को सुन रहे थे। उन्होंने नई शिक्षा नीति के साथ साथ कैरेक्टर बिल्डिंग, लीडरशिप, एंटरप्रेन्योरशिप और व्यक्तित्व और इंडिविजुअल, किस तरह से हम एक अच्छे भारतीय बने, अच्छे नागरिक बने, समाज को किस तरह से आगे बढ़ा सकें, देश के प्रति क्या अपना कर्तव्य है, इन सारी बातों को उन्होंने बताया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप एक अभिभावक की तरह आपने जो मार्गदर्शन दिया है। उम्मीद करते हैं कि हम तमाम लोग जो भी सुन रहे थे पूरी तरह अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश करेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि भारत देश आगे बढ़े, संपन्न और समृद्ध हो और शिक्षा नीति भारत देश के लिए एक नया रोशनी लेकर